नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, मालाबार पत्थर का सिफर। हम्म। मतलब ये कहानी जासूसी, प्राचीन इतिहास और विज्ञान का एक कमाल का मिश्रण है। बिल्कुल। कहानी एक जासूस लूनिया से शुरू होती है, जिसे मजे की बात है जंगल से नफरत है। और एक केस उसे पश्चिमी घाट के घने जंगलों में ले जाता है। हाँ, और कहानी का जो आधार है वो बहुत दिलचस्प है। एक चोरी होती है। एक 300 साल पुराने बक्से की चोरी। हाँ, सागौन की लकड़ी का बक्सा और उसके अंदर से ताड़ के पत्ते की एक पांडुलिपि चोरी हो जाती है। लेकिन ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कोड है, एक सिफर। जिसमें कमल, अर्धचंद्र और वो ज्यामितीय पैटर्न बने हुए हैं, एक पहेली की तरह। और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है कि ये सिफर आखिर है क्या। तो ये सिफर लूनिया को मालाबार तट पर ले जाता है, एक पुरानी सुनसान कुटिया तक। ये लेकिन उसे वहां जो मिलता है वो जवाबों से ज्यादा कह सकते हैं सवाल खड़े कर देता है। उसे चोरी हुआ बक्सा तो मिल जाता है। हाँ, बक्सा मिल जाता पर वो खाली है। और ये कहानी का पहला बहुत ही अहम मोड़ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ लेखक ने जो एक क्लासिक जासूसी सेटअप होता है ना, उसे पूरी तरह से पलट दिया है। बिल्कुल। आम तौर पर सुराग हमें चोर तक ले जाते हैं, लेकिन यहाँ सुराग हमें चोर के दिमाग के अंदर ले जा रहे हैं। वो मेज पर खरोच कर लिखे गए अनुवाद की वजह से। सही कहा। वो जो शब्द है, मालाबार, पत्थर, रक्षा, मंदिर, तीन जल, सोया हुआ देवता, ये बताता है कि चोर कोई मामूली चोर नहीं है। वो एक विद्वान है जो लूनिया से एक कदम आगे सोच रहा है। और फिर उसे दीवार में छिपी हुई एक और पांडुलिपि मिलती है, चमड़े पर लिखी हुई। हाँ। और यहीं पर कहानी का जो दायरा है वो पूरी तरह से बदल जाता है। ये अब सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज की चोरी नहीं रही। नहीं, ये एक भूली हुई तकनीक को उजागर करने की दौड़ बन जाती है। बिल्कुल, क्योंकि इस दूसरी पांडुलिपि में उन्हीं प्रतीकों के साथ मैकेनिकल चित्र हैं। गियर, स्प्रिंग्स, लीवर। हाँ, और यहीं पता चलता है कि जो चीज एक आध्यात्मिक रहस्य लग रही थी, वो असल में प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक ब्लूप्रिंट है। तो ये सिर्फ एक कहानी का प्लॉट ट्विस्ट नहीं है। नहीं, ये पूरी कहानी की शैली को बदल देता है। मतलब एक मिस्ट्री से ये एक साइंस फिक्शन थ्रिलर बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दांव पर अब सिर्फ एक पुराना दस्तावेज नहीं है। नहीं, अब दांव पर एक पूरी तकनीक है। और लूनिया को एहसास होता है कि वो जिसका पीछा कर रहा है वो सिर्फ चोर नहीं, वो एक आविष्कारक भी हो सकता है। और इसी एहसास के साथ कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जहां एक खोज एक नैतिक दुविधा में बदल जाती है। हाँ, लूनिया कुटिया के बाहर के निशानों का पीछा करता है, नदी तक पहुंचता है। और वहां सिफर की एक और पहेली सुलझती है, तीन जल, यानी नदी का 3 धाराओं में बंटना। और वहां उसे चोर मिल जाता है, प्रोफेसर विमल। ये किरदार बहुत दिलचस्प है। वो भाग नहीं रहा, नहीं, वो तो काम कर रहा है। उस ब्लूप्रिंट से एक मशीन बना रहा है। और वो खुद को एक हीरो समझता है ना? हाँ, मानवता का रक्षक। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या उसका तरीका सही है? क्या एक अच्छे मकसद के लिए कानून तोड़ना जायज है? यही तो इस कहानी का नैतिक केंद्र है। बिल्कुल। विमल एक तरह का कह सकते हैं एंटी विलेन है। उसके इरादे नेक हैं। वो एक ऐसी सिंचाई प्रणाली बनाना चाहता है जो बंजर जमीन को सींच सके, जिसे वो रक्षा कहता है। लेकिन उसके तरीके वो तो गलत हैं, खतरनाक हैं। हाँ, और कहानी यही सवाल उठाती है कि ज्ञान पर किसका हक है? क्या उसे बनाने वाले का या फिर पूरी मानवता का? विमल का तर्क तो यह है कि उसने अपना काम चुराया है और वो अपनी बात साबित करने के लिए उस मशीन को चालू भी कर देता है। हाँ। पानी की धारा मुड़ती है और वो कच्चा ढांचा वो काम करने लगता है। ये एक हैरान करने वाला पल है, क्योंकि ये साबित करता है कि वो प्राचीन सिफर सिर्फ एक थ्योरी नहीं था, वो एक काम करने वाली तकनीक थी। लेकिन कहानीकार यहाँ एक और मोड़ ले आता है। सफलता के उसी पल में जमीन धंस जाती है और विमल नदी में गिर जाता है। और उसके हाथ से वो मूल सिफर, ताड़ के पत्ते वाली पांडुलिपि छूटकर पानी में बह जाती है। अब लूनिया के सामने एक बहुत ही मुश्किल चुनाव है। उसे चुनना है एक इंसान की जान और एक अमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेज के बीच। वो क्या चुनेगा? वैज्ञानिक को बचाएगा या उस ज्ञान को जो शायद हमेशा के लिए खो सकता है? और लूनिया इंसान को चुनता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है जो उसके किरदार को परिभाषित करता है। उसके लिए इंसानियत कलाकृतियों से ज्यादा कीमती है। हाँ, मूल सिफर तो खो जाता है,
लेकिन उसके पास अभी भी बैकअप है। वो चमड़े की पांडुलिपि। तो ज्ञान पूरी तरह से खोया नहीं है, लेकिन अब वो और भी ज्यादा कीमती हो गया है। तो अब लूनिया और विमल एक टीम की तरह हैं, पर खतरा अभी टला नहीं है। बल्कि अब कहानी का असली पैमाना सामने आता है। लूनिया को एहसास होता है कि कोई और भी उनका पीछा कर रहा है। हाँ, विमल के भारी बूट्स के निशानों के ऊपर किसी पेशेवर के हल्के रनिंग शूज के निशान हैं। और ये कहानी को एक व्यक्तिगत टकराव से एक बड़ी साजिश की तरफ ले जाता है। सिफर का वो हिस्सा सुनो, 3 घंटियां। हाँ, अब वो सिर्फ एक पहेली नहीं बल्कि एक चेतावनी बन जाता है। लूनिया समझ जाता है कि ये कोई स्थानीय मामला नहीं है, कोई बड़ी ताकत इस तकनीक के पीछे है। और जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो उनका सामना होता है 3 घंटिया की एजेंट से। ये नाम ही कितना दिलचस्प है। हाँ, ये किसी व्यक्ति या संगठन का कोड नेम है जो बहुत ही पेशेवर और खतरनाक लगता है। अब ये खेल सिर्फ लूनिया और विमल के बीच का नहीं रहा। और उसी तनाव भरे पल में कहानी का एक और बड़ा राज खुलता है। मालाबार पत्थर। हाँ, विमल को जमीन में धंसा वो पत्थर मिलता है। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। नहीं, ये एक तरह की तिजोरी है, एक मार्कर, जिस पर उस सागौन के बक्से के आकार का खांचा बना है। वे सोए हुए देवता के असली स्थान पर पहुंच चुके हैं। ये क्लाइमैक्स तो शानदार है। लूनिया के पास सोचने का वक्त ही नहीं है। सामने 3 घंटियों की एजेंट है। तो वो एक जुआ खेलता है और चमड़े की पांडुलिपि को उस पत्थर के खांचे में डाल देता है। और जो होता है वो लगभग अलौकिक लगता है। जमीन कांपने लगती है, एक तेज गड़गड़ाहट होती है और धूल का एक बड़ा बादल उठता है। सोया हुआ देवता जाग गया है। लेकिन ये कोई जादुई घटना नहीं है, ये असल में ध्यान भटकाने की एक बहुत चालाक योजना है। हाँ, शायद उस प्राचीन मशीनरी का एक रक्षा तंत्र। बिल्कुल, ये कोई हमला नहीं बल्कि एक बचाव है। हाँ, और धूल और शोर का फायदा उठाकर लूनिया और विमल वहां से भाग निकलते हैं। पांडुलिपि अब उस पत्थर में सुरक्षित है, लेकिन अब वो किसी के भी पहुंच से बाहर है, चाहे वो विमल हो या 3 घंटियां। लूनिया ने एक तरह से उस तकनीक को फिर से सुला दिया है। तो कहानी के अंत में लूनिया और विमल बच तो जाते हैं, पर कुछ भी हल नहीं हुआ है। बिल्कुल, मूल सिफर खो गया है, बैकअप पांडुलिपि एक पत्थर की तिजोरी में बंद है, और एक शक्तिशाली संगठन अब उनके पीछे है। पीछा तो असल में अब शुरू हुआ है। और ये हमें कहानी के सबसे बड़े सवालों पर वापस ले आता है। क्या प्रोफेसर विमल का वो विचार सही था? प्राचीन ज्ञान को आधुनिक समस्याओं के लिए इस्तेमाल करने का विचार। हाँ, या कुछ चीजों को राजी रहना चाहिए। ये क्लासिक प्रोमेथियस वाली दुविधा है ना? विमल मानवता को आग देना चाहता था, लेकिन उसे नियंत्रित करने की कीमत क्या होती? कहानी यही बताती है कि एक बार जब ऐसा ज्ञान बाहर आ जाता है तो उसे नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाता है। 3 घंटिया जैसी एजेंसियां हमेशा उस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगी, हमेशा। तो लूनिया ने मालाबार पत्थर की रक्षा तो कर ली, लेकिन उसने अनजाने में शायद एक ज्यादा बड़े संघर्ष को जन्म दे दिया है। बिल्कुल। अब सवाल ये नहीं है कि तकनीक का इस्तेमाल कैसे होगा, बल्कि ये है कि उस तक पहले कौन पहुंचेगा। और यही हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। ये जो रक्षा नाम की तकनीक है, जिसके लिए प्रोफेसर विमल अपनी जान जोखिम में डाल रहा था और जिसके लिए 3 घंटियां जैसा संगठन कुछ भी करने को तैयार है, क्या वो सच में सिर्फ सिंचाई के लिए है? हाँ, जैसा विमल का मानना है, या फिर सोए हुए देवता का कोई और शायद ज्यादा खतरनाक उद्देश्य भी हो सकता है, जिसके जागने का इंतजार दुनिया कर रही है?